हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज मैं आपके साथ सिनॉप्सिस के ऊपर बात करूंगी। जो साइकोलॉजी में एमए का कोर्स कर रहे हैं इग्नू से या किसी और यूनिवर्सिटी से भी, तो सब बच्चों को प्रोजेक्ट करना पड़ता है। जितने भी लोग इसमें मास्टर्स करते हैं साइकोलॉजी में, सबको ही एक प्रोजेक्ट करना मैंडेटरी होता है और सेकेंड ईयर में ये प्रोजेक्ट होता है। और उस प्रोजेक्ट की सबमिशन से पहले आपसे सिनॉप्सिस की सबमिशन मांगी जाती है। तो सिनॉप्सिस किस तरीके से बनता है और इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये चीज़ मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले तो आपका टॉपिक सिलेक्टेड होना चाहिए कि आप अपना प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे करना चाहते हो। उसी के बेस पे आपका सिनॉप्सिस बनेगा। टॉपिक आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है, जिस चीज़ के ऊपर भी आप स्टडी करना चाहते हो कि किसी भी दो चीज़ों का रिलेशन या किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि आपको इंटरेस्टिंग लगता है और आपको उसके बारे में कुछ फाइंड आउट करने में एक तो आपसे इजीली हो जाए वो टॉपिक। ऐसा टॉपिक लो जो जिन लोगों को आप इजीली रीच कर पाओ, जो आपकी कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, उसको देखते हुए आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करो। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ एंजाइटी ऑन एडोलोसेंस एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे आप ये देखना चाहते हो कि एंजाइटी का एडोलोसेंस के बिहेवियर पे या उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। या इफेक्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन इक्वालिटी ऑन एडल्ट्स। इस तरीके से आप कोई इफेक्ट का टॉपिक ढूंढ सकते हो। और अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करें, आपको दो चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप देखना है, तो जैसे रिलेशन बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड लोकस ऑफ कंट्रोल अमंग वेल फंक्शनिंग एडोलोसेंस। तो जो लोगों का सेल्फ एस्टीम और लोकस ऑफ कंट्रोल, ये दो चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन होता है। और अगर मैं इजी और टॉपिक बताऊं आपको, जैसे इफेक्ट ऑफ फैमिली ऑन करियर चॉइस ऑफ स्टूडेंट, कि फैमिली का स्टूडेंट्स की करियर चॉइस पे क्या इफेक्ट होता है। या फिर इफेक्ट ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड रिलेशनशिप कर सकते हो यहाँ पे। रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, के एक मोटिवेशन का प्रोडक्टिविटी से क्या रिलेशन है। तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक होगा वो या तो स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप होगा या स्टडी ऑफ इफेक्ट होगा। दोनों में से एक चीज़ आप फाइंड आउट करोगे। या तो आप स्टडी करोगे दो चीज़ के रिलेशनशिप के बीच में, या आप स्टडी करोगे कि एक चीज़ का इफेक्ट दूसरे के ऊपर कैसे पड़ता है। तो इस तरीके से आपने कोई ऐसा टॉपिक ढूंढना है। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो एक बार आप अपना टॉपिक अगर सेलेक्ट कर लेते हो, तो उसके बाद आपने सिनॉप्सिस लिखने की तैयारी करनी है। और उसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से है, जैसे सबसे पहले पेज में आप इस तरीके से लिखोगे अ सिनॉप्सिस ऑन, और उसके बाद यहाँ पे आपका टॉपिक आएगा जो भी आपने टॉपिक सोचा है। उसके नीचे आ जाएगा MAPC, MA साइकोलॉजी, और जो भी आपका बैच है, जनवरी है, जुलाई है, और जो भी ईयर है उसका वो आ जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, अगर आप दूसरी किसी यूनिवर्सिटी से तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख देना, न्यू दिल्ली। सबमिटेड बाय आपका नाम, यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपका एनरोलमेंट नंबर, और आपका स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर जो है उसका नंबर, नेम जो भी है। और लास्ट में आपका आएगा अंडर द गाइडेंस ऑफ, और यहाँ पे किसका नाम आएगा, आपके गाइड का नाम आएगा, डॉक्टर, और जो भी आपके गाइड हैं। तो पहला पेज आपके सिनॉप्सिस का कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये कंप्लीट पेज है, ये आपके सिनॉप्सिस का फर्स्ट पेज है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पेज में टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी कि जो आपके इंडेक्स है, जो भी आपने कंटेंट डॉक्यूमेंट्स अपने सिनॉप्सिस में लगाने हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइटल है, टाइटल पेज है जिसमें टाइटल लिखा जाएगा, इंट्रोडक्शन है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, रैशनल ऑफ द स्टडी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस,
रिसर्च डिज़ाइन, पॉपुलेशन सैंपल, रिसर्च मेथड, रिसर्च टूल, डिलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी एंड रेफरेंसेस। तो ये सारी चीज़ें, और इसके सामने आप पेज नंबर लिखोगे। यहाँ पे जैसे सपोज टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट आपका पेज नंबर 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1। सेकंड पेज पे आपकी इंट्रोडक्शन शुरू हो रही है और ये इंट्रोडक्शन आपकी 2 पेजों में आई है, तो आप लिख सकते हो 2 and 3 पेजेस में इंट्रोडक्शन है। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपका 3-4 पेजेस में आता है, तो आप लिख सकते हो 4 to 6। तो ऐसे आप पेज नंबर यहाँ पे डालोगे, जो भी आपके पेज नंबर्स हैं। ये ज़रूरी होता है डालना है, ताकि आपका जो भी इसमें टॉपिक है वो डायरेक्टली उसी पेज पे जाना इजी हो जाता है, गाइड के लिए भी और आपके एग्जामिनर के लिए भी। सबसे पहले आपका टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट था। इस पेज पे आपने कुछ नहीं करना है, अपना टाइटल दोबारा लिख देना है, जो भी आपने टाइटल सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट पेज इंट्रोडक्शन में क्या है? अब इंट्रोडक्शन में आपने उन चीज़ों का मतलब यहाँ पे लिखना है जिन चीज़ों को या जिस टर्म को आपने अपने टाइटल में यूज़ किया है। जैसे अगर आपने इफेक्ट ऑफ वायलेंस ऑन एडोलेसेंस का यूज़ किया है अपने टाइटल में, तो वायलेंस का क्या मतलब है आपके हिसाब से? आप वायलेंस क्या मान के चल रहे हो? क्या आप लड़ना झगड़ना वायलेंस मान के चल रहे हो? क्या आप चीखना चिल्लाना वायलेंस मान के चल रहे हो? तो आपके हिसाब से वायलेंस है क्या? फिर आपने लिखा ऑन एडोलोसेंस, तो एडोलोसेंट्स कौन होते हैं? कौन सी एज ग्रुप को आप एडोलोसेंस मानते हो? तो इस तरीके से आपने ये बताना है यहाँ पे कि जो आपने वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी अपने प्रोजेक्ट के टाइटल में यूज करी है, उसका क्या मतलब होता है, आप उसका क्या मीनिंग लेके चल रहे हो। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, एक और फॉर एग्जाम्पल हमने एक डिस्कस किया था टाइटल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन मोटिवेशन ऑन वर्कर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, ह्यूमन मोटिवेशन एंड वर्कर प्रोडक्टिविटी। तो इस केस में इंट्रोडक्शन में आपने ये लिखना है कि ह्यूमन मोटिवेशन का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से आप क्या समझते हो? तो इंट्रोडक्शन में आपने अपने टाइटल को एक्सप्लेन करना है और कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है जो आपके टाइटल में लिखी हुई हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन लगभग 1 या 2 पेज का बनता है। फिर आता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है कि पहले आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम किया हुआ है, प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। उसमें से कुछ लोग हैं जो बहुत फेमस हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स पब्लिसाइज हो चुके हैं। वो आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर ढूंढना है इंटरनेट से और उसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर देना है। तो कम से कम 10-12 रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपके 10-12 पॉइंट्स आ जाने चाहिए। यानी कि ऐसे 10-12 लोगों के नाम जिन्होंने सेम टॉपिक पे, जो टॉपिक पे आप अपना सिनॉप्सिस बना रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, सेम टॉपिक पे पहले भी काम किया हुआ है। जैसे ऐसे लिखा होगा, जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है दैट कोल्टे एनवी, ये एपीए फॉर्मेट में लिखा होता है। पहले सरनेम आता है, फिर इनिशियल आते हैं उसके, फिर आता है ईयर, जिस ईयर में ये स्टडी करी थी। अंडरटुक द स्टडी टू, और जो भी वो स्टडी है, और स्टडी कौन सी, आप ही के टॉपिक से रिलेटेड स्टडी होगी वो। तो आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी स्टडी पहले किसी ने करी हुई है, वैसे 10-12 लोगों के नाम और उनकी स्टडी का जो भी टॉपिक था वो आपने यहाँ पे लिखना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसका मतलब क्या होता है कि आप वो सारा लिटरेचर भी रिव्यू करोगे जो आपसे टॉपिक से रिलेटेड है। आप वो सारी चीज़ें गो थ्रू करोगे। आप अपने प्रोजेक्ट बनाने से पहले उन चीज़ों को भी देखोगे या उनको पढ़ोगे जिन्होंने पहले आपके टॉपिक पे काम किया हुआ है, और वो ये सारे रिव्यूज़ हैं। नेक्स्ट आता है रैशनल ऑफ द स्टडी एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो रैशनल ऑफ द स्टडी का मतलब ये है कि आपने ये टॉपिक चूज क्यों किया है। अब मैंने जैसे आपको बोला, आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है या आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप वो टॉपिक ले लो। आपको लगता है कि आपके आसपास लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कोविड सिचुएशन में स्टूडेंट्स की पढ़ाई के ऊपर क्या असर हुआ है ऑनलाइन टीचिंग मेथडोलॉजी का। तो इसका टॉपिक बन सकता है इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, और वो पर्टिकुलर कौन से क्लास के है वो आप उसमें इंक्लूड, जैसे मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स या हाई स्कूल। तो अब ये रैशनल में आपने बताना है कि आपने ये टॉपिक क्यों लिया। बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखना है यहाँ पे लैंग्वेज में
कि आपने ये टॉपिक क्यों लिया है। आप इसमें लिख सकते हो कि क्योंकि करंट सर्कमस्टेंसेस आपने इस तरह के देखे जहाँ पे आपको लग रहा था कि कुछ लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, वो इस तरह से फेस कर रहे हैं डिफ़िकल्टीज, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा काम करूं, तो मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है। तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि आपके उस टॉपिक को चूज़ करने का क्या रीज़न था, आपको उसमें इंटरेस्ट क्यों आया। फिर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में आपने अपने टॉपिक की ही स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर देनी है, ठीक है। ऑपरेशनल डेफिनेशन आएगी उसके बाद किस चीज़ की टर्म्स की। तो जो भी टर्म्स आपकी स्टडी में यूज़ होने वाली हैं, जैसे कोविड के रिलेटेड टॉपिक में एपिडेमिक टर्म आने वाली है तो उसका डेफिनेशन लिखो। उसके बाद टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं उसके बारे में आपने उसको डिफाइन करना है। ऑनलाइन टीचिंग को डिफाइन करना है, या जो भी आपका टॉपिक है उसमें जो भी टर्म्स आप यूज़ कर रहे हो, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आएंगी आपकी रिपोर्ट में, जो फर्दर आपके प्रोजेक्ट में आ सकती हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हो सकती हैं जो नई हो या पुरानी हो, तो उनको आपने पहले से ही यहाँ डिफाइन करना है। उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखनी है कि एग्जैक्टली प्रैक्टिकली उनका क्या मतलब होता है। फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं यहाँ पे। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे टाइटल तो एक ही होता है लेकिन उसके अंदर ऑब्जेक्टिव बहुत सारे निकल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या निकल सकते हैं, जैसे आपका एक टाइटल मैंने बताया, यहाँ मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। जैसे एक एग्जांपल है इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ऑन दी सेल्फ एफिकेसी और वेलबींग ऑफ द एडोलसेंट। मतलब पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा किसी एडोलसेंट की सेल्फ एफिकेसी में या उसके वेलबींग पे। तो अगर हमारा ये टॉपिक है तो इस केस में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या बन सकते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव ये बन सकते हैं टू स्टैंडर्डाइज अ टूल टू मेजर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। पहले तो ये चीज़ कि हम किस टूल से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मेजर करेंगे फ्रॉम एडोलसेंट्स परस्पेक्टिव। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि टू मेजर दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अमंग एडोलसेंट, अपने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को मेजर करना, ठीक है। फिर इसमें क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट चाइल्ड एंड एडोलसेंट एफिकेसी। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और एडोलसेंट की एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी के बीच के रिलेशन को एग्जामिन करना। और क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, to examine the influence of parent-child relationship on the adolescent self-efficacy, to study the differences in the parent-child relationship of adolescent on the various socio-demographic variables। अब ये आपकी मर्जी है, आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक में कितने और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जैसे आपका जो टॉपिक है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी अपने टॉपिक को पूरा कवर करने के लिए। आपके टॉपिक के स्टडी को कंप्लीट करने के लिए आपके उसके अंदर छोटी छोटे कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको पहले अपना टारगेट को आइडेंटिफाई करना है, फिर एक टूल स्टैंडर्डाइज करना है जिसके बेस पे आप उनको मेजर करोगे, या टूल आइडेंटिफाई करना है। टूल मतलब आप किस तरीके से उन लोगों की डेटा का गैदर करोगे, डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, और उसके बाद आपने उनकी कौन सी चीज़ों को कंपेयर करना है, कौन से एरिया के लोगों के साथ कंपेयर करना है। तो ये सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड हो जाती है, आपका पूरा टॉपिक छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड हो सकता है। और वही छोटे ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, 2-3 जो भी आपके बनेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट आपको हाइपोथेसिस बनाने पड़ते हैं। हम वैसे तो हम नल हाइपोथेसिस ही लिखते हैं यहाँ पे, हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस नहीं लिखते हैं। नल का क्या मतलब होता है कि हम जो देखना चाह रहे हैं वो एक तरीके से कोई उसका कोई रिलेशन नहीं है। नल हाइपोथेसिस हमेशा ये बोलता है कि देर इज नो रिलेशन, या देर इज नो इफेक्ट, या देर इज नो डिफरेंस। मतलब दोनों की आपस में कोई रिलेशन नहीं है, देर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, या दोनों का डिफरेंस नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस हमेशा नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस या नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में लिखा जाएगा। मतलब आपकी स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है उसी को आपने नो की फॉर्म में, नल की फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में लिखना है, दैट देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू जो आप ढूंढ रहे हो, या देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर
विद हाई मोटिवेशन और विद लो मोटिवेशन। इस तरीके से आपने अपना नल हाइपोथेसिस बनाना है, जिसको हम प्रूव या डिसअप्रूव करते हैं। फिर आगे आता है हमारा रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सोच के लिखने वाली चीज़ है। ये चीज़ मतलब आप यहाँ पे ये बता रहे हो कि आपने अपना रिसर्च करना कैसे है। क्या आपका रिसर्च क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? अगर क्वालिटेटिव है तो उसमें आप केस स्टडी करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, ऑब्जर्वेशन करके नोट रिकॉर्ड करोगे डेटा, सर्वे मेथड से डेटा रिकॉर्ड करोगे, इंटरव्यूज लोगे लोगों के, और उसके ऊपर क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस का फ़ायदा ये होता है, इसमें मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस नहीं होती हैं। दूसरा तरीका होता है क्वांटिटेटिव। तो अगर आप क्वांटिटेटिव करते हो तो उसमें आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि वी विल continue the study or we will collect the data and we'll do the quantitative analysis on the data, statistical test का यूज करके। फिर आपने बताना है कि आप किन लोगों का डेटा कलेक्ट करोगे, आपकी पॉपुलेशन कौन है। पॉपुलेशन मतलब अगर आपका एडोलोसेंट के ऊपर है तो एडोलोसेंट ग्रुप के बच्चे, द स्टूडेंट्स और दी बॉयज़ एंड गर्ल्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 21 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, कौन से एरिया के बच्चे हैं, वो चीज़ आपने यहाँ मेंशन करनी है कि पॉपुलेशन में कौन होगा। पॉपुलेशन में आपके अगर एडोलोसेंट के ऊपर स्टडी है तो सारे एडोलोसेंट जो इस एज ग्रुप में हैं वो आपके, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो आपकी पॉपुलेशन में आएंगे। बट सैंपल में कौन आएगा? सैंपल में सिर्फ कुछ ही लोग आएंगे। वैसे तो देखो हमारे सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट में हम 100 लेके चलते हैं, एक मिनिमम कि मिनिमम 100 लोगों पे तो हमें करना ही पड़ेगा, और 100 से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है। तो सैंपल में हम 100 नंबर एक वो मान के चलेंगे, आइडियल है। और सैंपल में कुछ लोग ही आएंगे, डोलोसेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल या दिस पर्टिकुलर एरिया, ऐसे करके आपने मेंशन करना है। या अगर आप एडल्ट्स पे कर रहे हो तो कौन से एडल्ट होंगे, कौन सी एज ग्रुप के होंगे, कौन से जेंडर के होंगे, और आप कौन से जोग्राफिकल रीजन से उन लोगों को आप डेटा कलेक्ट करने जाओगे। तो ये पॉपुलेशन में आपका एक पूरा पॉपुलेशन आ जाएगा, जैसे जो भी एडल्ट्स हैं, ऑल एडल्ट्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ जो भी आपके प्रोजेक्ट में टॉपिक है उससे रिलेटेड। और सैंपल में आपके उसी पॉपुलेशन में से एक कोई एरिया के पर्टिकुलर लोग आ जाएंगे, और उसमें भी आपने मिनिमम 100 लोगों को टारगेट करना है। फिर सैम्पलिंग कैसे करी, उसके बाद आप लिखोगे सैम्पलिंग आपने किस तरीके से करी। सैम्पलिंग करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं। वैसे आइडियली तो रैंडम सैम्पलिंग ही करी जाती है, लेकिन अगर आपका टॉपिक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मांग रहा है तो आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करो। तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग होती है, तो आपको कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा वो मेथड आपने यहाँ मेंशन कर देना, दैट आई विल बी यूजिंग डैश सैम्पलिंग फॉर माई प्रोजेक्ट वर्क। फिर रिसर्च मेथड में आएगा कि आप कैसे करोगे रिसर्च, मतलब आप डेटा कलेक्ट कैसे करोगे। बेसिकली रिसर्च मेथड में पूछ रहे हैं कि आपने डेटा कलेक्ट करा कैसे या करोगे कैसे। कोई इन्वेंट्री यूज़ करोगे, कोई स्केल यूज़ करोगे। अगर आपके कोई एंग्जाइटी से रिलेटेड है तो आप एंग्जाइटी की इन्वेंट्री आती है बहुत सारी, एंग्जाइटी से रिलेटेड स्केल्स आते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के। आपकी कोई और टॉपिक के ऊपर है, एग्रेशन के ऊपर है, जिस टॉपिक पे भी आप कर रहे हो उससे रिलेटेड कौन से टूल्स आते हैं, आप किस तरीके से लोगों से डेटा कलेक्ट करोगे, आप डोर टू डोर सर्वे करने जाओगे या आप ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करोगे, क्या मेथड आप फॉलो करोगे, वो आपने यहाँ मेंशन करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमें सिनॉप्सिस बनाने के टाइम पे ये नहीं पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं टूल यूज़। हमें ये होता है कि जो आगे हमें फर्दर इजीली मिल जाए, क्योंकि हमेशा टूल्स अवेलेबल नहीं होते सबके पास, कई बार टूल्स मिलते नहीं हैं जो हमने सोचे हैं। तो हम एक सेफ लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट एप्रोप्रिएट टूल्स विल बी यूज्ड। आप ये लाइन लिख के भी छोड़ सकते हो। सिनॉप्सिस में अगर आप इतना लिख भी दोगे तो भी आपको उसमें कोई गलत नहीं कहेगा, दैट एप्रोप्रिएट टूल्स विल बी यूज्ड। उसके बाद रिसर्च टूल में आपने ये मेंशन करना है कि अगर आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करते हो तो टी टेस्ट करोगे, जी टेस्ट करोगे, अनोवा करोगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज़ करोगे, आप किस तरह का वो करोगे, दिस इज कोरिलेशन। तो आप
अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कौन सा वाला मेथड यूज करोगे, दैट इज योर रिसर्च टूल। इसके लिए अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको स्टैटिस्टिक्स क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके पर्टिकुलर टॉपिक में किस तरह का स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड है। फिर आती है डीलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। डीलिमिटेशंस यानी कि लिमिटेशंस क्या हैं आपकी। लिमिटेशंस यूजुअली यही होती हैं कि हमारी स्टडी जो है रिस्ट्रिक्टेड है बहुत ज़्यादा, हम पूरा पॉपुलेशन कवर नहीं कर सकते, सो इट इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर पीपल। इतने एज ग्रुप के पीपल में रिस्ट्रिक्टेड है, इतने ही लोकेशन में रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे अगर आप दिल्ली से हैं तो इट इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द पीपल ऑफ दिल्ली, और उसमें भी अगर आप साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। इट इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दी हाई स्कूल, मिडिल स्कूल। तो आप यहाँ पे लिमिटेशन यही लिखोगे कि मेरी स्टडी में मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ही कवर किया है, इसमें और भी चीज़ें कवर हो सकती थी जो मैंने अपनी स्टडी में नहीं करी है या मैं नहीं कर पाई। तो इस तरीके से लिमिटेशंस आप इसमें लिखोगे कि आपकी स्टडी में क्या रिस्ट्रिक्शंस थी। लास्ट में आ जाता है रेफरेंस। रेफरेंसेस में आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो। आपने जो भी इंटरनेट से रेफ़र किया है आप उन सब चीज़ों के नाम नोट कर लो, अगर आपने कोई स्टडी पुरानी रेफ़र करी है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एपीए फॉर्मेट में आपने रेफरेंसेस लिखने हैं। एपीए फॉर्मेट का मतलब पहले सरनेम आता है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको एग्जांपल, फिर इनिशियल्स आते हैं, जो इनिशियल्स होते हैं लोगों के नाम के, और ब्रैकेट में ईयर लिखने के बाद आगे टाइटल लिखा जाता है उनकी स्टडी का, तो रेफरेंसेस। तो इस तरीके से ये ख़त्म हो जाता है आपका सिनॉप्सिस। और ये सारी रिपोर्ट आपने अपने बहुत ज़्यादा कोई इसमें टेक्निकल इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना सिनॉप्सिस सिंपल इंग्लिश में, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। सिनॉप्सिस पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए। अगर आप उसमें ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज डाल दोगे तो वो पढ़ने वाले को भी समझ में नहीं आएगा कि आप करना क्या चाहते हो। आप सिंपल इंग्लिश में लिखो, जिस तरीके से आप किसी को समझा रहे हो कि आप अपने सिनॉप्सिस में क्या करने वाले हो और आपने ये क्यों सिलेक्ट किया है। और आप ये सारी चीज़ें उसमें लगा के, आपका सिनॉप्सिस है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसमें सारी चीज़ें आप लगा के पेज नंबर सारे मेंशन करके उसको आपने सेव करके भेजना है। अब इसके साथ कुछ चीज़ें और भी लगेंगी, सिर्फ सिनॉप्सिस नहीं जाता है, सिनॉप्सिस के साथ आपकी 2-3 चीज़ें और जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो कंसेंट लेटर जाएगा आपके गाइड की तरफ से जो कंसेंट लेटर है वो आपको अपेंडिक्स 3 में मिलेगा। आपके जो फॉर्मेट होते हैं जो आपको इसे इग्नू से मिलते हैं, उसमें अपेंडिक्स 3 में आपको कंसेंट लेटर का फॉर्मेट मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आपका गाइड हैंड रिटन कंसेंट दे सकता है, उस पर साइन करके अपना स्टैंप लगा के वो कंसेंट लेटर आपने सिनॉप्सिस के साथ अटैच करना है। दूसरी चीज़, अगर आपका गाइड अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी है तो आपको उसका बायोडेटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो आपकी यूनिवर्सिटी से अप्रूव नहीं है गाइड, तो आपको गाइड का बायोडेटा भी साथ में भेजना पड़ेगा। तो पहली चीज़ कंसेंट लेटर, दूसरा बायोडेटा। थर्ड, आपको अपने फर्स्ट ईयर का ग्रेड कार्ड साथ में भेजना है। ग्रेड कार्ड यानी जिससे ये पता चलता है कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है। नहीं भी किया है तो कम से कम आपने 005 एंड 006 कंप्लीट कर लिया है, जो आपका रिसर्च मेथडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, तो वो ग्रेड कार्ड साथ में लगाना है। एंड द लास्ट थिंग इज अपेंडिक्स 4, जो आपका परफॉर्मा फॉर अप्रूवल ऑफ सिनॉप्सिस होता है, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी वाले अप्रूवल देके भेजेंगे। तो इसके साथ एक परफॉर्मा जाता है अपेंडिक्स 4, जो परफॉर्मा होता है फॉर अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस। उसमें आप अपने नेम, एड्रेस, अपना टॉपिक, अपने गाइड की डिटेल्स लिख के, और साथ में उसका सेकंड पेज पे लिखा होता है अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड, तो वो यूनिवर्सिटी उस पर टिक करके भेजती है आपको कि वो आपका सिनॉप्सिस अप्रूव कर रही है या नहीं कर रही है। उसी पे आपको पता चलता है कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हुआ है या नहीं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके सिनॉप्सिस के साथ आप भेजते हो, और फिर उसके बाद आपको वेट करना होता है कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। उतनी देर में आप डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दो,
क्योंकि कई बारी क्या होता है, सिनॉप्सिस मिलने में, अप्रूवल मिलने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर इतना टाइम नहीं बचता और आपका प्रोजेक्ट की डेट आ जाती है। तो आई सजेस्ट कि जब तक आपका सिनॉप्सिस का अप्रूवल नहीं आता है, आप डेटा तो कलेक्ट करना शुरू करो। आपकी सिनॉप्सिस में जो भी गलत होगा वो आपको सजेस्ट करके भेज देंगे, जो भी चेंजेस होंगे आपको बता दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी से ही आपको लिखा हुआ आ जाता है आपके अप्रूवल पे कि वो क्या क्या चेंजेस करवाना चाहते हैं या जो भी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन डेटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, तो आप अपना डेटा कलेक्शन एटलीस्ट शुरू कर सकते हो जब तक आपके सिनॉप्सिस का अप्रूवल नहीं आता। सो दिस इज़ हाउ सिनॉप्सिस इज़ मेड। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। एंड अगर फर्दर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बाय ईमेल और बाय कमेंट पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।